जय हिंद दोस्तों, क्विकली समझते हैं कि G20 इंडोनेशिया समिट से किस तरीके की चीज़ें क्रिप्टो करेंसी को लेकर के निकल करके आई है। क्योंकि वहाँ पे जो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्ती है वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या चर्चा चल रहा है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। एक और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का दिवालियापन निकलने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप सबको पता है G20 समिट इस बार इंडोनेशिया बाली में है। इंडोनेशिया इसको होस्ट कर रहा है और पार्टिसिपेटिंग लीडर्स की बात करें, जो लोग वहाँ पे नामी ग्रामी हस्तियाँ पहुंची हुई है, वो अर्जेंटीना से है, ऑस्ट्रेलिया से है, ब्राज़ील से है, कनाडा से है, चाइना से है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन से 2 लोग यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एंड इसके अलावा जिनको इनवाइट किया गया है वो कंबोडिया से है, फिजी से है, नीदरलैंड। सो दुनिया के तमाम नामी लीडर्स जो कि पॉलिटिकल पावर में है, जो G20 के मेंबर्स है, कुछ इनवाइटेड मेंबर्स है, इन सभी में आपस में मुलाकात हुई, इनका एजेंडा डिस्कस हो रहा है, अलग अलग मुद्दे पे बात हो रहा है। इसी में इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात किया, जिसके बारे में काफ़ी समय से काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे। क्योंकि G20 में कही जा रही थी कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के बारे में बात होगा। तो यहाँ पे 35 नंबर्स में आपको दिख जाएगा, वी वेलकम ऑनगोइंग वर्क बाय FSB, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो क्रिप्टो के बारे में काम कर रहा है, रेगुलेशन के बारे में काम कर रहा है, हम उस काम को वेलकम करते हैं। जो भी स्टेबल कॉइन है, क्रिप्टो एसेट्स का पूरा इकोसिस्टम है, और यहाँ पे लैंग्वेज देखना, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड स्टेबल कॉइन, यानी कि खुद को स्टेबल कॉइन कहने वाले, ये एक तरीके से थोड़ा सा स्टेबल कॉइन को लेकर के नाराजगी बताती है। ये पूरा लैंग्वेज इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड सब्जेक्ट टू रोबस्ट रेगुलेशन, यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है, और हमें नजर रखनी है इन चीजों पे, सो दैट कि जितना भी पोटेंशियल रिस्क है पूरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, उसको हम कम कर सकें। इसके अलावा ये बताते हैं कि FSBs का जो प्रपोज्ड अप्रोच था, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एक्टिविटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेम एक्टिविटी सेम रिस्क सेम रेगुलेशन। बेसिकली मतलब मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, इस पूरे लाइन में, ये इस पूरे पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है वो लिखा गया है और लिया गया है, जो कि 2022 अक्टूबर के टाइम पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, FSB प्रपोजेस फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एक्टिविटीज। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेशन की बात किया है, और उसमें प्रिंसिपल लगाया है सेम एक्टिविटी सेम रिस्क सेम रेगुलेशन, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, किसी को ना ज्यादा एडवांटेज ना किसी को ज्यादा डिसएडवांटेज, एक तरीके का लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सेम एक्टिविटी सेम रिस्क एंड सेम रेगुलेशन पे। और यहाँ पे जो मैक्सिमम टारगेट किया गया है, या फिर आप बोल सकते हैं जो मैक्सिमम ध्यान दिया गया है, वो स्टेबल कॉइन्स पे दिया गया है। क्योंकि स्टेबल कॉइन पेमेंट की तरह, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जा रहा है, जो कि एक रिस्क को बताता है। क्योंकि हमने देखा है कई सारे स्टेबल कॉइन स्टेबल रहते ही नहीं है। इस चीज को लेकर के ये चर्चा FSB ने, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने पहले किया हुआ था। बाकी FSB के प्रपोजल में जो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल है सेम एक्टिविटी सेम रिस्क सेम रेगुलेशन, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो जो ट्रेडिशनल मार्केट के प्लेयर होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट के जो भी कंपोनेंट बोलो या फिर किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट बोलो, उस पे जो रेगुलेशन आता है, जिस तरीके का आता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्रिप्टो एसेट्स है या फिर जो इंटरमीडियरीज हैं क्रिप्टो के, उन पे भी वही सेम इक्विवेलेंट रेगुलेशन की बात की जानी चाहिए। बाकी एक चीज जो कि डिस्कस करना जरूरी है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वो डिस्कस करना ये जरूरी है, आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। इट इज क्रिटिकल टू बिल्ड पब्लिक अवेयरनेस ऑफ रिस्क। जैसे कि मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि क्रिप्टो में रिस्क है, ठीक है, हम जानकारी लेकर के रिस्क को कम कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, वहां पे रिस्क होता है, तो हम जानकारी लेकर के रिस्क को कम करते हैं। पूरा रिस्क कभी भी कहीं से खत्म नहीं होता, हर जगह पे रिस्क है। तो इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किया है कि ये क्रिटिकल है पब्लिक अवेयरनेस जगाना, कि लोगों को पता चले रिस्क के बारे में, सो दैट कि रेगुलेटरी आउटकम्स को मजबूती मिले। यहाँ पे एक लाइन जो मेंशन किया गया है, व्हाइल हार्नेसिंग द बेनिफिट ऑफ इनोवेशन, यानी कि यहाँ पे ये लोग इनोवेशन का भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि इतना मजबूत लेकर के आ जाओ रेगुलेशन की कोई इनोवेट ही ना कर पाए, कुछ नया बना ही ना पाए। रेगुलेशन
रेगुलेशन लाओ सो दैट कि जो स्कैमर है, जो फ्रॉड कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाया जाए। बाकी जो टेक्नोलॉजी का फायदा है, इनोवेशन है, उसको अपने पास रखा जाए। एक तरफ G20 इंडोनेशिया समिट से रेगुलेशन की न्यूज आ रही है, वहीं दूसरी तरफ से न्यूज आ रहा है कि एक और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दिवालिया निकालने वाला है, यानी कि बैंकरप्सी फाइल करने वाला है। उसका नाम है ब्लॉकीफाई। ब्लॉकीफाई के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इनका वैलेट था, इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, ये बोरोइंग भी देते थे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यानी कि ओवरऑल ये एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म था जिनका दिवालिया निकलने वाला है। इस दिवालिया की न्यूज ब्लॉकीफाई ने अपने से अभी तक नहीं दिया है। 14 नवंबर को इन्होंने एक ब्लॉग लिखा जिसमें कि उन्होंने बताया कि देखो FTX के साथ जो भी हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, उससे हमें धक्का लगा है, इसीलिए हम अपना जो भी फंक्शंस है, जो भी एक्टिविटीज है, उसको थोड़ा सा रोकते हैं। लेकिन 14 नवंबर के इस पूरे ब्लॉग में FTX के बाद इन्होंने अपना दिवालियापन यानी कि बैंकरप्सी के बारे में कुछ नहीं बताया था। 15 नवंबर को ये चीजें पब्लिश हुई थी। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, कल रात में न्यूज आई कि ब्लॉकीफाई तैयारी कर रहा है बैंकरप्सी फाइल करने को। और जैसे ही ये न्यूज आई, मार्केट में क्या हुआ, कल रात में हमने ये न्यूज आपको टेलीग्राम पे दी थी, मार्केट बेचारा धीरे धीरे ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, और ये जाता कम से कम इस स्टॉप लॉस को, यानी कि $17,200 के स्टॉप लॉस को नीचे लेता कम से कम। लेकिन हुआ ये कि सडनली न्यूज आई और सडनली ये डंप कर गया और राइट नाउ मार्केट यहाँ पे बैठा हुआ है। यही रीजन है जिसकी वजह से बिटकॉइन के बारे में छोटे टाइम फ्रेम में हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ क्रिप्टो मार्केट में वायरस फैला हुआ है, और वो वायरस है बैंकरप्सी का, वो वायरस है फ्रॉड का। जब तक ये वायरस और बैंकरप्सी का चोचला खत्म नहीं होता, तब तक बिटकॉइन के बारे में छोटे टाइम फ्रेम में बात करने का कोई फायदा नहीं बनेगा, क्योंकि बेचारा ऊपर जा रहा था, एकाएक ब्लॉकीफाई वाली न्यूज आई, मार्केट नीचे चला गया। और वो भी ब्लॉकीफाई वाली न्यूज ब्लॉकीफाई ने अभी तक नहीं दिया है, बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दिया है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकीफाई भी पोटेंशियल बैंकरप्सी फाइल कर सकता है, क्योंकि इसने जो भी अपना विड्रॉल वगैरह था उसको एक्टिविटी को लिमिटेड कर दिया है पिछले हफ्ते ही। लेकिन ब्लॉकीफाई की तरफ से अभी कोई न्यूज नहीं आई है। अगर ये सामने से आके बोलता है कि हाँ हमारा भी दिवालिया निकल गया है, तो वो थोड़ा सा मार्केट पे निगेटिव इंपैक्ट कर सकता है, अगर ये सामने से आकर के ये चीजें बोले। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। मेरे इस वीडियो का मकसद था आपको बताना कि ब्लॉकीफाई क्या करता है, क्या इसने सच में बैंकरप्सी फाइल किया या फिर सिर्फ न्यूज आ रही है। इसके अलावा जो G20 समिट से रेगुलेशन की बात आ रही थी, उसको आसान शब्दों में समझाना। उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लाइक करने में कमी करते हो आप लोग, बहुत ही जरूरी है लाइक करना, क्योंकि फ्री है लाइक करना। आई होप आपने लाइक किया हो, कुछ नहीं लगेगा आपको, 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, सिर्फ क्लिक करना है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।